देखिए बच्चों, हमने देखा कि एक मूविंग चार्ज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो कितनी है, और एक करंट कैरिंग वायर के डीएल लेंथ के छोटे से टुकड़े की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं बायट-सवार्ट्स लॉ के, वो क्या हैं। तो देखिए, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बायट-सवार्ट्स लॉ, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बायट-सवार्ट्स लॉ। तो बायट-सवार्ट्स लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लीजिए। पहला, सिर्फ एक वायर के छोटे से टुकड़े की वजह से ही वैलिड होती है। वैलिड फॉर स्मॉल करंट एलिमेंट ओनली, स्मॉल करंट एलिमेंट ओनली। दूसरा, इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करता है, 1/r² के प्रोपोर्शनल है, ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। तीसरा, सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड है, करंट फंक्शन ऑफ डिस्टेंस या फंक्शन ऑफ टाइम नहीं होना चाहिए। वैलिड फॉर सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वैलिड फॉर सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा डीबी वेक्टर, डीबी होता है डीएल क्रॉस आर, है ना, तो डीबी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। एक्चुअली में डीएल से आर तक राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे, डीएल वेक्टर से आर वेक्टर तक राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पता लगेगी आपको, ठीक है। तो डीबी वेक्टर डीएल और आर दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ओके, चलिए बच्चों आगे देखते हैं अब एप्लीकेशंस ऑफ बायट-सवार्ट्स लॉ। इसकी डेरिवेशंस ना करके हम फॉर्मूले करेंगे डायरेक्ट। एप्लीकेशंस ऑफ बायट-सवार्ट्स लॉ। तो देखिए बायट-सवार्ट्स लॉ की एप्लीकेशंस। पहली एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फाइनाइट वायर। एक फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसी की कॉरोलरीज होती हैं। फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आप निकालते हैं इसी में, एक ड्यू टू इनफाइनाइट वायर भी और फिर ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर भी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है जी। इसके बाद दूसरी एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, सेमी सर्कल और तीसरा आर्क, ठीक है। तीसरा है इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, on the axis of circular current carrying coil, ठीक है। चलिए अब देखिए सिनेरियो क्या है। सबसे पहले देखते हैं एक फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, उसी की कॉरोलरी बनाएंगे इनफाइनाइट और सेमी इनफाइनाइट वायर की ओर। तो चलिए, एक फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर वो वायर सेमी इनफाइनाइट हो तो क्या होगा और इनफाइनाइट हो तो क्या होगा। ध्यान दीजिए बच्चों। तो मान लीजिए हमारे पास एक वायर है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक, पहला ड्यू टू फाइनाइट वायर, डेरिवेशन ना करके डायरेक्टली फॉर्मूले कर रहे हैं। इसी की एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, और लास्टली बातचीत हो रही है अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, ठीक है जी। तो देखिए सिनेरियो क्या है अब यहां पर। एक फाइनाइट वायर है, करंट आई फ्लो कर रहा है वायर में, वायर से ए डिस्टेंस की दूरी पे एक पॉइंट पी है,
मान लीजिए ये एंगल फाई 1 है और ये एंगल फाई 2 है। सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। ए उस पॉइंट की वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर दूरी है, ठीक है। और आई करंट है वायर में, फाई 1 और फाई 2 उस पॉइंट पे अगर हम खड़े हैं तो वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन बन रहा है वायर के दोनों सिरों का। तो पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होता है ना बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अभी हम देखेंगे कि क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो डायरेक्शन निकालने के लिए भी हमारे पास रूल है। वो क्या है वो हम देखेंगे। अब अगर ये वायर सेमी इनफाइनाइट कर दिया, इसका क्या मतलब है? तो अगर आप समुद्र के कोने में खड़े हैं और दूसरी तरफ से मतलब बीच पे खड़े हैं, ठीक है, और आपको दूसरी तरफ से इनफाइनाइट दिख रहा है समुद्र, जैसे आप पी पॉइंट पे खड़े हैं और ये वायर के एक सिरे पे आप खड़े हैं बट दूसरी तरफ से वायर इनफाइनाइट है, वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है। तो ऐसे केस में आप समझ चुके हैं कि ये जो फाई 2 एंगल है, फाई 1 एंगल है नीचे वाला, वो तो 0 डिग्री है और फाई 1 जो है ना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। जैसे जैसे वायर बड़ा हो रहा है वैसे वैसे फाई 2 बढ़ रहा है, तो फाई 2 रफली 90 डिग्री है। तो यहां पर अगर हम सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए, देखिए साइन 0 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। तो ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। सेमी इनफाइनाइट किसे कहा जाता है? वायर के एक सिरे पे आप खड़े हैं, दूसरी तरफ से सिरा इंफिनिटी तक अप्रोच कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इनफाइनाइट वायर किसे बोलेंगे हम इसे इनफाइनाइट वायर बोलेंगे, हम इसे इनफाइनाइट वायर बोलेंगे, ठीक है बच्चों। ये पी पॉइंट हो गया। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, वायर अप्रोच कर रहा है दोनों तरफ से इंफिनिटी, दोनों तरफ से वायर के सिरे ही नहीं दिख रहे। तो नीचे इधर फाई 1 भी बहुत ज्यादा है, इंफिनिटी अब 90 डिग्री अप्रोच कर रहा है, उधर फाई 2 भी 90 डिग्री अप्रोच कर रहा है। तो एक इनफाइनाइट वायर में फाई 1 और फाई 2 दोनों ही अंदाजन 90 डिग्री अप्रोच करते हैं। तो इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, यहाँ 1 + 1 आ जाएगा, साइन 90 प्लस साइन 90, 1 + 1 2/4, नीचे 2 बचेगा। तो एक इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए होती है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। स्मॉल आई कैपिटल आई को करंट बोलेंगे, मतलब जो भी है ये आई करंट है, ठीक है। चलिए अब हमें देखना है रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का रूल क्या है, डायरेक्शन। चलिए सो रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का रूल क्या है, तो देख लेते हैं बच्चों। रूल बहुत सिंपल है, राइट हैंड थंब रूल या ग्रिप रूल है, ठीक है। तो रूल क्या है देख लेते हैं। एक वायर मान लेते हैं हम यहां पर, करंट आई फ्लो कर रहा है बच्चों, है ना। अब वायर को होल्ड करिए, थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जिस डायरेक्शन में उंगलियां घूमेंगी वो वायर के चारों तरफ फील्ड लाइंस देगा, ठीक है। तो इस वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, वो ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगी। अगर आप यहां पर आयरन फिलिंग्स डालेंगे ना कार्डबोर्ड पे, तो वो भी अपने आप को ऑलमोस्ट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में ही अरेंज करती हैं। तो रूल क्या है, होल्ड द वायर विद योर राइट हैंड। राइट हैंड थंब रूल या ग्रिप रूल बोलते हैं इसे हम। रूल ये है राइट हैंड थंब रूल। चलिए रूल है होल्ड द वायर विद योर राइट हैंड, विद योर राइट हैंड, thumb pointing in the direction of current, thumb pointing in the direction of current, then the direction in which
then the direction in which fingers are curled gives the direction of magnetic field lines around the wire. Magnetic field lines around the wire. ठीक है बच्चों, पढ़ लेते हैं मैंने क्या लिखा। होल्ड दी वायर विद योर राइट हैंड, राइट हैंड से वायर को होल्ड करिए, थंब करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। then the direction in which fingers are curled gives the direction of magnetic field lines around the wire. देखिए 2D फिगर्स के लिए ना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालना बहुत आसान है, मैं आपको सिखाता हूं। देखिए एक बड़ा ही छोटा सा तरीका, चलिए मान लीजिए बच्चों एक स्ट्रेट वायर है ना। अब अगर आप वायर को होल्ड करते हैं थंब करंट की डायरेक्शन में, तो यहां से फील्ड लाइंस अंदर घुसेंगी और इधर से बाहर निकलेंगी। तो याद रखिए कि अगर आप करंट के अलोंग चलने लगते हैं, ये शॉर्टकट तरीका है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालने का स्ट्रेट वायर की वजह से। अब वायर के अलोंग चलने लगिए, वो सारे पॉइंट्स जो राइट में आते हैं वहां मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन्वर्ट होगी। तो राइट में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन्वर्ट्स होगी, प्लेन के अंदर जा रही होंगी, और लेफ्ट में वायर के लेफ्ट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही होंगी। कन्वेंशन के तौर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना प्लेन के अंदर जाती हैं तो हम क्रॉस बनाते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लेन से बाहर आती हैं तो हम डॉट बनाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, आप वायर पे चलने लगिए करंट की डायरेक्शन में फेस करते हुए, वो सारे पॉइंट्स जो आपके राइट में आएंगे वहां मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ड होगी, और वो सारे पॉइंट्स जो लेफ्ट में आएंगे वो आउटवर्ड होगी। सिंपल रूल हो गया रिन, वायर के राइट में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ड, रिन। ठीक है बच्चों, चलिए तो हमने क्या कर लिया अभी तक, हमने बार्ट्स-सवार्ट्स लॉ की पहली एप्लीकेशन में एक फाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर और इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखा, और किसी भी स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, वो देख लिया। अब हम कुछ सिंपल क्वेश्चन करते हैं इसी टॉपिक पे बेस्ड। ठीक है, तो देखिए, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O in following cases. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O in following cases. इन सब केसेस में O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दीजिए। पहला केस क्या है जी, स्क्वायर लूप है। एक स्क्वायर लूप है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है हमें। स्क्वायर है ABCD, ठीक है, स्क्वायर की साइड है कैपिटल L, परफेक्ट है बच्चों। आपको स्क्वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ये पॉइंट O हो गया, ठीक है, और स्क्वायर की साइड है L, चलिए ये एंगल 45 डिग्रीज है, ये एंगल भी 45 डिग्रीज है, और ये वायर में ना जो करंट फ्लो कर रहा है बच्चों वो गिवन है कि क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो कर रहा है। अब हम करने क्या वाले हैं, ये तो हमें समझ आ चुका है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस वायर का O पॉइंट से आधा है। A जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो L/2 है, और φ1 और φ2 भी यहां पर 45 डिग्रीज हैं, 45। हम एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, फिर हमें बस यही तो चेक करना है कि आमने सामने वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऐड ऑन हो रही है या कैंसिल हो रही है, तो वो हम चेक करेंगे अभी। तो चलिए, पहला वायर, दूसरा वायर, तीसरा वायर और फोर्थ वायर। एक तार की वजह से O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एक तार की वजह से म्यू नॉट I, रुकिए इधर लिख देता हूं, एक तार की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है म्यू नॉट I, फॉर्मूला है म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A। A होता है वायर और पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि है L/2 साइन 45 प्लस साइन 45। सॉल्व करके आएगा B1 म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई L इंटू √2। डायरेक्शन क्या होगी, करंट के अलोंग चलने लगिए, जहां मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वो पॉइंट अगर राइट में आ रहा है, करंट के अलोंग भागते हुए O पॉइंट राइट में आ रहा है,
तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर होगी, जिसके लिए हम साइन क्रॉस बनाते हैं। चलिए इधर जाइए, ए से बी जाते वक्त फिर से ओ पॉइंट राइट में आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट। बी से सी जाते वक्त फिर से ओ पॉइंट राइट में आ रहा है, आप करंट के अलॉन्ग चल रहे हैं तो ओ पॉइंट आपके राइट में आ रहा है, फिर से इनवर्ट। अगर आप सी से डी जा रहे हैं पैदल चल के, ओ पॉइंट फिर से आपके राइट में आ रहा है, तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन्वर्ट होगी। इसका मतलब बच्चों, आप एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल के ना उसका 4 गुना करेंगे तो बिल्कुल सही आएगा। और 4 से मल्टीप्लाई करके काटापीटी करके जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2√2 μ0 I डिवाइडेड बाय पाई एल। एक स्क्वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला होता है 2√2, मतलब हमने सॉल्व किया है। आप स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पे चाहें तो वो भी याद कर सकते हैं, 2√2 μ0 I बाय पाई एल। सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग बच्चों। I करंट फ्लोइंग इन द सर्किट है, इन द लूप है, और L जो है वो स्क्वायर के साइड की लेंथ है बच्चों। चलिए नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से। रुकिए, देखिए अब यहां पर एक और केस हो सकता है हमारा, स्क्वायर के बाद अगला केस देख लेते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेते हैं। चलिए बी पार्ट कर लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमें उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। करंट जो है वो एक ही उसमें सेंस में फ्लो कर रहा है। तो याद रखिएगा कि हमेशा जब भी करंट एक ही सेंस में फ्लो करेगा, मींस तीनों में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एड ऑन होगी ना कि सब्ट्रैक्ट होगी। तो एक वायर की निकाल के 3 गुना कर लीजिएगा बच्चों, है ना। अब एक वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकालने में भी थोड़ी मेहनत है यहां पर। चलिए ये O पॉइंट हो गया, ये D पॉइंट हो गया, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90, ये भी 60। तो देखिए जाहिर सी बात है, अगर हम ये B से C वाला वायर जो है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, तो मैं इतना तो समझ चुका हूं कि ये जो φ1 और φ2 हैं वो 60-60 हैं। OD परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि फिलहाल अभी हमें नहीं पता, बट स्टिल हम निकालेंगे उसे। तो यहां पर हमें क्लियरली पता लग चुका है कि φ1 और φ2 दोनों ही 60 डिग्री हैं। बस अब सारी की सारी मेहनत एक OD परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने की। अगर OD निकाल ले गए तो सब हो गया। तो देखिए ट्रायंगल OBD देखते हैं। OB और D ट्रायंगल है बच्चों, और ये हो जाएगी आधी लेंथ, क्योंकि आप सिमेट्री है यहां पर, इक्वल दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बन रहे हैं। ये एंगल आपका है 60 डिग्रीज, ठीक है। तो अगर आप यहां पर tan 60 यूज करना चाहें तो tan 60 होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। tan 60 होता है √3, BD होता है L/2, OD, तो यहां से OD आएगा L/2√3। तो ये वायर की जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उससे परपेंडिकुलर दूरी हो गई, जो कि A है। अब मैं क्या करूंगा, एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल के 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों करूंगा 3 से मल्टीप्लाई? क्योंकि तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की ना सेम डायरेक्शन आ रही है। देखिए कैसे, पैदल चलिए वायर के अलोंग, O पॉइंट राइट में आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ट। रूल का नाम है रिन। वायर के अलोंग पैदल चलते रहिए, O पॉइंट राइट में आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ट, रिन। इधर पैदल चलते रहिए वायर के अलोंग, O पॉइंट राइट में आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ट, रिन। तो एक वायर की वजह से निकाल के 3 गुना कर दीजिएगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी 3 गुना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिंगल वायर। अब सिंगल वायर की वजह से क्या है, μ0 I अपॉन 4 पाई A फॉर्मूला है। A की जगह काफी मेहनत है, L/2√3 sin φ1 प्लस sin φ2 मीन्स sin 60 प्लस sin 60। डायरेक्शन क्या आएगी बच्चों, जो एक वायर की वजह से आ रही थी इनवर्ट। ऐसा यूनिट क्या होती है, टेस्ला। तो उम्मीद है आप समझ गए कि एक स्क्वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे निकालते हैं बच्चों। ठीक है, नोट करिए जरा। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक केस ऐसा दे दिया जाए कि एक स्क्वायर है, साइड L है, स्क्वायर का नाम है ABCD। इस कोने से करंट I एंटर कर रहा है
और इस कोने से करंट आई बाहर जा रहा है। ठीक है, चलिए मान लीजिए O पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ये जो AB, BC, CD और DA वायर्स हैं, ऑल आर दी वायर्स ऑफ इक्वल रेजिस्टेंसेस। हर एक का रेजिस्टेंस मान लीजिए कैपिटल R है। ठीक है, तो याद रखिए रेजिस्टेंसेस ऑफ ब्रांचेस या आर्म्स, रेजिस्टेंस ऑफ AB, BC, CD एंड DA इज इक्वल टू ईच बीइंग इक्वल टू कैपिटल R। अब आपको बताना है O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, जो कि मैंने लिखा है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O इन द फॉलोइंग केसेस। तो यहां ना थोड़ी मेहनत हो जाएगी बच्चों। प्रॉब्लम क्या है, यहां करंट डिवाइड हो रहा है, तो कुछ करंट तो इधर जाएगा I1 और कुछ करंट का हिस्सा ऊपर जाएगा I2। ठीक है, I1 और I2 में करंट डिवाइड होगा, परफेक्ट है। नीचे वाले करंट को हम थोड़ा अलग बना देते हैं, नीचे करंट I1 जाएगा। तो हमें करना क्या है यहां पर, हमें एक्चुअली में पहला वायर, दूसरा वायर, तीसरा वायर और चौथा वायर, सबकी चारों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है बच्चों। ठीक है, तो हम चारों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने वाले हैं O पॉइंट पे और चेक करते हैं कि नेट वैल्यू क्या आती है। परफेक्ट है। देखिए एक बात तो क्लियरली हमें पता लग चुकी है कि एंगल 45 डिग्री है हर एक केस पे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 है। तो चारों वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उसका मैग्नीट्यूड क्लियरली लिखा जा सकता है। ठीक है, तो पहले वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो है μ0I I1 अपॉन 4 पाई A की जगह L/2 sin 45 प्लस sin 45। परफेक्ट है बच्चों, sin 45 प्लस sin 45 राइट। और डायरेक्शन क्या होगी, पहले वायर की वजह से अब वायर पे पैदल चलने लगी, O पॉइंट आपके लेफ्ट में आ रहा है और लेफ्ट पे आने पे आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को आउटवर्ड्स बोलेंगे। ये बचे हुए तीनों वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देखिए B2 μ0 I2 बाय 4 पाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2, एंगल वही आएंगे 45 और डायरेक्शन क्या होगी देखिए, अभी ध्यान दीजिए डायरेक्शन पे। अगर आप इस वायर में करंट के अलॉन्ग जाते हैं तो O पॉइंट आपके राइट में आ रहा है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्रॉस इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर होगी। B3 की वजह से भी क्रॉस इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, और ये B से C AB की वजह से भी यही, और B से C वाला वायर फोर्थ वायर की वजह से भी यही। तो इन ऑल देखा जाए तो B2, B3, B4 तीनों सेम है। ठीक है, तो μ0 B2, B3, B4 तीनों सेम है। चलिए यहीं लिख देता हूं इक्वल, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब इक्वल है। B2 इज इक्वल टू B3 इज इक्वल टू B4। परफेक्ट है बच्चों। तो ये बात तो आपको क्लियरली समझ आ गई है कि आप B1 में से आपको B2, B3 और B4 माइनस करना है, क्योंकि एक इसकी वजह से आउटवर्ड है, बाकी तीनों की वजह से इनवर्ड है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर आप वेक्टोरियली ऐड करेंगे तो जो आउटवर्ड डायरेक्टेड है उसमें से इनवर्ड वाली आप माइनस करें, या किसी से भी किसी को माइनस कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं। तो आपको ये बात समझ आ गई है कि करना क्या है ना। चलिए, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड मेरे को समझ आ गया है, वो होने वाली है B1 में से B2, B3, B4 माइनस मीन्स 3 टाइम्स ऑफ B2 माइनस। एक ही बात है, B2, B3, B4 इक्वल ही है। ओके, अब B1 की वैल्यू क्या है देखिए, 1/√2 1/√2 है, तो ये ऊपर आके √2 हो गया, और तो बहुत कुछ कॉमन आ रहा है। देखिए ये B1 है μ0 I1 बाय, ये 4 से 2 कटेगा तो 2 पाई L बचेगा और वो √2 है, तो √2 पाई L माइनस 3 टाइम्स ऑफ μ0 I2 बाय अगेन सेम √2 पाई L। परफेक्ट है बच्चों। अब बस ये नहीं पता कि कौन ज्यादा है I1 और I2 में से, तो वो हम क्लियरली चेक कर लेते हैं I1 और I2 का क्या रिलेशन है। ध्यान दीजिए बच्चों। चलिए मैं एक बार इरेज कर रहा हूं, आप नोट कर लीजिए यहां तक प्लीज। आप देखिए, अब ये बात तो क्लियरली पता है आपको कि ना करंट दो हिस्सों में बटा है। करंट I आया था जी, यहां रेजिस्टेंस R था, ये R और R, ऊपर वाले तीनों सीरीज में थे, ऊपर वाले तीनों सीरीज में और नीचे वाले के साथ पैरेलल में जी। ऊपर वाला रेजिस्टेंस तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन 3R हो गया,
नीचे वाला अकेला है, उसका रेजिस्टेंस R हो गया, जो टोटल करंट इनकमिंग था वो I था, उसका कुछ हिस्सा I1 नीचे गया था और उसका कुछ हिस्सा I2 जाहिर सी बात है ऊपर गया था। पैरेलल में दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम होने वाली है, तो जो वोल्टेज इसके अक्रॉस होगी वही वोल्टेज इसके अक्रॉस होगी। तो पैरेलल के लिए इसके अक्रॉस वोल्टेज I1R और उसके अक्रॉस वोल्टेज 3R इंटू I2 है ना, R से R कट गया, तो I1 एक्चुअली में 3 टाइम्स ऑफ I2 के बराबर है बच्चों। तो सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है और I1 3 टाइम्स ऑफ I2 के बराबर है, तो एक्चुअली में ये कैंसिल आउट हो गया और O पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आ गई है। ठीक है, इनफैक्ट अब आप ये देखिए कि हम बहुत सारी चीजें देख लेते हैं, कभी भी ऐसा सिनेरियो गिवन हो, कभी भी कि सारे वायर्स का रेजिस्टेंस सेम है, स्क्वायर लूप है, करंट यहां से एंटर कर रहा है, यहां से बाहर जा रहा है, O पॉइंट स्क्वायर लूप है, करंट यहां से एंटर कर रहा है, यहां से बाहर जा रहा है, O पॉइंट पॉलीगन रेगुलर है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, करंट यहां से एंटर करके यहां से बाहर जा रहा है, हेक्सागन है, पेंटागन है, ऑक्टागन है, नॉनागन है, डेकागन है, करंट यहां से एंटर कर रहा है, यहां से बाहर जा रहा है, कहीं से भी एंटर करके करंट कहीं से भी बाहर जा रहा है, क्यूब है, क्यूब। ठीक है जी, एक क्यूब है सपोज करिए, क्यूब में भी करंट एक बॉडी डायगोनल से एंटर करके दूसरी बॉडी डायगोनल से बाहर जा रहा है, तो हर एक केस में ज्योमेट्रिकल सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं है। इन सब केसेस में O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चों 0 आने वाली है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो हमने देखा एक फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले, फाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर और इनफाइनाइट वायर। ठीक है, हमारी देखिए बायट्स-सवार्ट्स लॉ की एक एप्लीकेशन थी, वो ये थी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अब हमें निकालनी है एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, सेमी सर्कुलर कॉइल और एक आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। फिर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने वाले क्वेश्चन करेंगे सर्कुलर कॉइल के लिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, बायट्स-सवार्ट्स लॉ की अगली एप्लीकेशन है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ देखिए, सेंटर ऑफ पहला सर्कुलर कॉइल, सेमी सर्कुलर कॉइल, आर्क। ठीक है, अब देखिए, आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, और अगर एक आर्क मान लीजिए, ठीक है, देखिए रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है। ठीक है, तो अब देखिए अगर सर्कुलर कॉइल है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पे क्या होती है सर्कुलर कॉइल के, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। सेमी सर्कल है तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है सेमी सर्कल के म्यू नॉट आई बाय 4r। ठीक है, आर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, देखिए अगर ये पूरा सर्कल होता तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। देखिए यूनिटरी मेथड से, चलिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूं आपके लिए। इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाय 2r। अब ये सर्कल का कितना पार्ट है, अल्फा अपॉन 2 पाई पार्ट है, तो ये हो गया म्यू नॉट आई बी आर्क, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आर्क के सेंटर की वजह से म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू अल्फा हो गया। ठीक है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई आपकी सर्कल के सेंटर पे और सेमी सर्कल के सेंटर पे आर्क। इनफैक्ट अल्फा यहां पर अगर आप रेडियंस में पुट करते हैं ना, अल्फा मस्ट बी इन रेडियंस,
तो अगर आप ये आर्क वाला फॉर्मूला याद कर लेते हैं बच्चों, तो आर्क वाले फॉर्मूले से सर्कल, सेमी सर्कल सब निकल जाएगा। अगर अल्फा को पाई पुट करेंगे तो सेमी सर्कल, 2 पाई पुट करेंगे तो सर्कल। उम्मीद है आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। अब डायरेक्शन कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो स्ट्रेट वायर के लिए क्या होता है, थंब करंट की डायरेक्शन में, उंगलियां फील्ड लाइंस देती है, सर्कुलर फील्ड लाइंस। सर्कुलर वायर के लिए सिनेरियो अलग है, फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करिए, थंब देगा मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, ठीक है। तो अगर आपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल किया करंट की डायरेक्शन में, तो थंब देगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर आ रही है, तो इसका मतलब है कि क्रॉस बनाना है, ठीक है। चलिए तो नोट कर लीजिए बच्चों जरा एक बार, फिर डायरेक्शन देख लेते हैं। तो रूल क्या है, रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ, रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो वो देखिए क्या है, रूल क्या है, रूल देखिए क्या है, बहुत सिंपल रूल है। राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करिए करंट की डायरेक्शन में, थंब देगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर। तो रूल है, कर्ल दी फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, fingers of right hand in the direction of current, in the direction of current, thumb gives मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर। एक सिंपल तरीका भी हो सकता है याद करने का, करंट अगर क्लॉकवाइज हो तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन्वर्ट होती है, सी इन, क्लॉकवाइज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन्वर्ट होगी। अब रूल देख लीजिए आप एक बार ध्यान से, सिंपल, अगर करंट क्लॉकवाइज है तो सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन्वर्ट होगी, और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड्स होगी, बाहर की तरफ आएगी। रूल क्या है, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करिए करंट की डायरेक्शन में, थंब देगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर। राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करिए करंट की डायरेक्शन में, थंब देगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर करंट क्लॉकवाइज होता है तो वो लूप साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, और साउथ पोल के मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी टुवर्ड्स होती है इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। और अगर किसी लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, और नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आती हैं, यानी आउटवर्ड्स होती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं बच्चों, हमने देखा सर्कुलर वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, सेमी सर्कुलर के केस में, और किसी भी आर्क शेप्ड वायर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, और उसकी डायरेक्शन कैसे पता लगती है। हम राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करते हैं तो सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी थंब देता है, राइट बच्चों। स्ट्रेट वायर में उल्टा था, थंब करंट की डायरेक्शन में होता था, फिंगर्स फील्ड लाइंस देती थी। स्ट्रेट वायर में, सर्कुलर वायर में क्या है, फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में घुमानी है, थंब जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दी सेंटर देने वाला है, राइट बच्चों, नोट करिए। बच्चों अभी तक हमने देखा एक स्ट्रेट वायर, फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। बायट्स-सवार्ट्स लॉ की अगली एप्लीकेशन में हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक सर्कल के सेंटर पे, एक सेमी सर्कुलर आर्क के सेंटर पे, और एक कोई भी आर्क के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। एक एप्लीकेशन हमारी रह गई है, वो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। वो करने से पहले हम कुछ सवाल करते हैं इसी टॉपिक पे बेस्ड, स्ट्रेट फाइनाइट वायर, सेमी सर्कुलर वायर, सर्कुलर वायर, इनफाइनाइट वायर, फाइनाइट वायर, इन पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, राइट बच्चों। चलिए चलिए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस।
अब हम कोशिश करेंगे कि हम सर्कल और स्ट्रेट वायर मिक्स करके क्वेश्चंस कर लें। तो पहला सवाल देख लीजिए, कुछ इजी क्वेश्चंस हैं हमारे। क्वेश्चंस क्या है देखिए आप। पहला सवाल है कि हमारे पास एक सर्कुलर आर्क ये है और एक और सर्कुलर आर्क ये है, ठीक है। दोनों में आई करंट फ्लो कर रहा है, दोनों में मान लीजिए करंट क्लॉकवाइज है। छोटी वाली कॉइल की रेडियस है स्मॉल आर और बड़ी वाली कॉइल की रेडियस है कैपिटल आर, राइट। आपसे पूछ रहे हैं सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दी कॉमन सेंटर, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स तो हैं ही। एक और क्वेश्चन ऐसा ही हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा अगले क्वेश्चन में कि यहां पर अब हम एक कॉइल में करंट की डायरेक्शन को बदल देंगे। तो मान लीजिए कि इस वाली कॉइल में क्लॉकवाइज करंट है और मान लीजिए दूसरी वाली कॉइल में जो करंट है वो है एंटी क्लॉकवाइज। रेडियस, छोटी वाली रेडियस स्मॉल आर और बड़ी वाली रेडियस है कैपिटल आर, और छोटी वाली कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है आपका एनीवेज एंटी क्लॉकवाइज। आपको कॉमन सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द कॉमन सेंटर। ये 2 सवाल करते हैं, फिर ऐसे बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास। तो देखिए, चलिए हम इन कॉइल का नाम लिख देते हैं कॉइल 1 और कॉइल 2। कॉइल 1 और कॉइल 2। देखिए एक बात समझ लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनर कॉइल की वजह से ज़्यादा होगी क्योंकि दोनों में करंट सेम है। तो जिसकी रेडियस कम है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो पहली कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कॉमन सेंटर पे होने वाली है म्यू नॉट आई बाय 2 टाइम्स स्मॉल आर। और डायरेक्शन कैसे पता लगेगी, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करिए करंट की डायरेक्शन में, थंब देगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, तो इनवर्ड्स इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर आ रही है। दूसरा देखिए यहां पर B2 क्या होगा, वो होगा म्यू नॉट आई बाय 2R और आउटवर्ड्स कैसे पता लगा, सॉरी इनवर्ड्स। राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करिए करंट की डायरेक्शन में, थंब देगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर और थंब आ रहा है इनवर्ड्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, क्रॉस हो गई। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गई यहां पर, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B1 और B2 का वेक्टर सम हो गई। तो आंसर आ रहा है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 1 बाय स्मॉल आर प्लस 1 बाय कैपिटल आर एंड दैट इज क्रॉस इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, क्रॉस इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है। अब यहां देखिए कॉइल 1 और कॉइल 2, येलो वाली कॉइल देख लीजिए। तो येलो वाली कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वही म्यू नॉट आई बाय 2R, बड़ी वाली की वजह से भी सेंटर पे म्यू नॉट आई बाय 2R। ऑब्वियसली रेडियस अलग अलग हैं, तो इसकी वजह से म्यू नॉट आई बाय 2 टाइम्स स्मॉल आर और कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब देगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर, तो आउटवर्ड्स हो जाएगा। B2 कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब देगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर, तो ये म्यू नॉट आई बाय 2 टाइम्स कैपिटल आर और ये वाला इनवर्ड्स है। जाहिर सी बात है कि छोटी वाली कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। और ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि रेडियस कम है, ठीक है। तो चलिए अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप बड़ी वाली मैग्नीट्यूड में से छोटा वाला मैग्नीट्यूड माइनस कर दीजिए। चलिए लिख ही देते हैं, म्यू नॉट आई बाय 2 1 बाय स्मॉल आर माइनस 1 बाय कैपिटल आर एंड दैट टू आउटवर्ड्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर बच्चों, ओके। चलिए नोट करिए बच्चों 2 सवाल, आगे देखते हैं अगला सवाल। देखिए अब तीसरा सवाल हमारा हो गया यहां पर कि देखिए 2 सवाल ना हम सॉल्व नहीं करेंगे, या चलिए एक सॉल्व कर दूंगा और एक नहीं करूंगा। इजी वाला सॉल्व कर देता हूं, डिफिकल्ट वाला नहीं करूंगा, ठीक है। मैं भी चालाक हूं। तो ये रेडियस स्मॉल आर है। अब आपको इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है और डायमेट्रिकली ऑपोजिट 2 पॉइंट्स है, करंट आई एंटर कर रहा है और उस साइड से आई बाहर जा रहा है, ठीक है। इसका एक वेरिएंट और भी हो सकता है और वो ये हो सकता है कि सर्कुलर कॉइल है और अब ये एंगल सेंटर पे कुछ भी हो सकता है। ये एंगल θ1 मान लीजिए और ये एंगल आप जाहिर सी बात है θ2 मान लीजिए। तो आपको मान लीजिए बोला जाए कि इस कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी ये बताना है। तो देखिए सिंपली आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, जो आई करंट है उसका आधा पार्ट ऊपर से जाएगा I/2
और आई करंट का आधा पार्ट I/2 नीचे से जाएगा। ये कॉइल 1 है और ये पार्ट 1 और पार्ट 2। सुनिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि कभी भी लूप में दो भागों में अगर करंट बट रहा है तो अगर एंटर करा करंट दो हिस्सों में बट गया, कंबाइन करके दोबारा उतना ही करंट गया है, तो ऐसे केस में ज्योमेट्रिकल सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो अगर आपको भरोसा नहीं है इस बात का तो आप देख लीजिए, ऊपर वाले पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सेमी सर्कल की वजह से सर्कल की आधी होती है तो μ0I/2r का आधा हो जाएगा μ0I/4r। दूसरे पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, फिर से μ0I/4r। ठीक है, अब सुनिए, अब यहां पर क्लॉकवाइज करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी I की जगह, अच्छा बराबर हिस्सों में बट रहा है करंट तो I की जगह करंट भी I/2 होगा। ठीक है, अब सुनिए, अब अगर आप यहां देख रहे हैं तो ऊपर वाले पार्ट में करंट क्लॉकवाइज है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, नीचे वाले पार्ट में एंटी क्लॉकवाइज करंट है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो एक वाली मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आ रही है एक पार्ट की मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ रही है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो जाहिर सी बात है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फिर 0 आने वाली है बच्चों। इसका प्रूफ हम नहीं करेंगे, इन ऑल आप देख लीजिए, कभी भी करंट अगर दो हिस्सों में बट रहा है, आई करंट इनकमिंग है, आई आउटगोइंग है, देखिए अगर सिमेट्री डिस्टर्ब कर दी जाए तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पे 0 नहीं होगी। आप कहोगे सर सिमेट्री डिस्टर्ब करने का क्या मतलब है, अब अगर वो बोले कि कॉइल तो सर्कुलर है लेकिन ऊपर वाले पार्ट का मेटीरियल अलग है, नीचे वाले पार्ट का मेटीरियल ही अलग है, मतलब ऊपर वाले पार्ट का रेजिस्टेंस अलग है और नीचे वाले पार्ट का रेजिस्टेंस अलग है। ठीक है, रेजिस्टेंस ही अलग अलग दे दें तो उस केस में फिर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो सुनिए, यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि वो अलग अलग दें, तो ऊपर वाले पार्ट में करंट I1 मान लीजिए, नीचे वाले पार्ट में करंट I2 मान लीजिए। ठीक है, तो होगा क्या कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, ठीक है, वो सेंटर पे 0 आएगी। ठीक है, जब भी करंट दो हिस्सों में बटेगा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। इसका प्रूव करने की खास हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो सर्कुलर कॉइल के हमने दो केस और देखे। चलिए अब देखते हैं आगे नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। काफी बढ़िया सवाल है, देखिए, देखिए डायग्राम बनाते हैं, कंप्लीट करते हैं डायग्राम, थोड़ा तगड़ा डायग्राम है। चलिए थोड़ा सा थिक ले लेते हैं तो इजी हो जाएगा मार्कर ये लाइन बनाना हमारे लिए, है ना। देखिए मान लीजिए कि ये इस तरह का कुछ फिगर है, परफेक्ट बन गई ये फिगर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ये पार्ट हटा देते हैं जो एक्स्ट्रा है, यहाँ कुछ नहीं है, वो बस हमें डायग्राम बनाने में हेल्प कर रहा था। चलिए तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आई करंट फ्लो कर रहा है ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, आई करंट फ्लो कर रहा है ज़बरदस्त तरीके से, परफेक्ट है। जो इनर कॉइल है ना उसकी रेडियस आप स्मॉल r मान लीजिए और आउटर कॉइल की रेडियस आप कैपिटल R मान लीजिए, और ये जो एंगल बन रहे हैं सेंटर पे, चाहे छोटे वाला सेक्टर हो चाहे बड़े वाला सेक्टर हो, उनके एंगल सेम है, और सेम है तो आपको पता लग जाएगा कितने हैं। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, तो देखिए क्या है, छोटे वाले सेक्टर भी 4 हैं, ये रहा 1 2 3 और 4, और बड़े वाले भी 4 हैं, तो टोटल 8 सेक्टर बन रहे हैं। तो टोटल 8 सेक्टर बनने में ना सेंटर पे जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री बाई 8 बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। चलिए ठीक है, तो हम आर्क का फॉर्मूला ना लगा के यहाँ चालाकी करते हैं थोड़ी सी। देखिए एक छोटा सेक्टर 45 डिग्री, एक 45 डिग्री, एक 45 डिग्री, एक 45 डिग्री, 45 डिग्री के 4 सेक्टर अगर मिला लें तो 180 डिग्री का एक सेमी सर्कल बन जाता है।
ऐसे ही बड़े वाले 45 डिग्री के 4 सेक्टर मिला लें आप तो एक 180 डिग्री का सेमी सर्कल बन जाता है। ठीक है, तो अगर आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ना तो 4 छोटे सेक्टर की वजह से आप सेमी सर्कल मान सकते हैं म्यू नॉट आई बाय 4r, और 4 बड़े सेक्टर की वजह से भी म्यू नॉट आई बाय 4r। सेमी सर्कल का फॉर्मूला लगा दिया आपने डायरेक्ट। अब डायरेक्शन देख लीजिए आप, क्लॉकवाइज करंट है तो राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करिए करंट की डायरेक्शन में, थंब देगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पे, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एनीवेज इनटू दी प्लेन ऑफ द पेपर आ गई है, क्रॉस इनटू दी प्लेन ऑफ द पेपर बच्चों। ठीक है, चलिए एक और सवाल करते हैं जल्दी से इसी पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए आप। अब यहां क्या हो सकता है, चलिए एक केस और देखते हैं बढ़िया सा। ठीक है, चलिए रेडियस स्मॉल आर और ये रेडियस कैपिटल आर, आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है समहाउ। करंट फ्लो कर रहा है कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो आपको सेंटर पे बताना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होने वाली है। ओके, तो देखिए अब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर में ध्यान दीजिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों पार्ट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो हमें एक बात क्लियर हो गई कि सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इन दोनों हिस्सों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसका एनीवेज वेक्टर सम होने वाला है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब देखिए हम क्या करते हैं, पहले पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। तो जो पहला पार्ट है वो 3/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल है, 3/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल, इजी 3/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल है, और राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करिए करंट की डायरेक्शन में, थंब दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है। और जो ये वाला पार्ट है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल है, 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल। और यहां पर भी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करिए करंट की डायरेक्शन में, थंब देगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पे, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्रॉस इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर आ गई है ना। तो यहाँ नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आप समझ चुके हैं क्या आ रही है, वो आ रही है म्यू नॉट आई 3/4 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई बाय 2r प्लस 1/4 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई बाय 2r और परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। सुनिए मेरी बात, इन वायर का क्या हुआ, ये जो स्ट्रेट वायर्स हैं इनकी वजह से सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्यों नहीं निकाली गई। तो सुनिए बच्चों, अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर होता है और उसी वायर की एक्सटेंडेड लाइन पे हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने की कोशिश करते हैं तो बायट-सवार्ट्स लॉ में जो dB के फॉर्मूले में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा बाय आर स्क्वायर आता है, तो इस P पॉइंट के लिए साइन थीटा 0 हो जाएगा। तो अगर कोई पॉइंट एक वायर करंट कैरिंग वायर की ही एक्सटेंडेड लाइन पे लाई करता है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ना शून्य होने वाली है। ठीक है, क्योंकि थीटा 0 पे साइन 0 हो जाना है बच्चों। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, एक सेमी सर्कुलर वायर और फिर से एक सेमी इनफाइनाइट वायर। करंट आई आ गया, करंट आई आ गया, करंट आई आ गया, वायर बीइंग सेमी इनफाइनाइट। ठीक है, ये पॉइंट सी हो गया, रेडियस आर हो गई, पहला वायर, दूसरा वायर, तीसरा वायर, तीनों वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है आपको सी पॉइंट पे। तो देखिए कैसे निकलेगी सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तीनों की वजह से निकालते हैं, वेक्टर सम करेंगे। B1 पहले वायर की वजह से, B2 दूसरे की वजह से और B3 तीसरे की वजह से। देखिए जो वायर है ना पहला, वो सेमी इनफाइनाइट है, एक तरफ से इनफाइनाइट है बट एक सिरे पे पॉइंट है। ठीक है, अगर दोनों तरफ से इन्फिनिटी जा रहा होता है वायर तो उसे इनफाइनाइट वायर कहा जाता है। तो सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। परफेक्ट है बच्चों। सेमी सर्कुलर वायर की वजह से सर्कल का आधा होता है तो म्यू नॉट आई बाय 4r हो गया।
फिर से सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से म्यू नॉट आई बाय एनीवेज 4 पाई आर हो गया। ठीक है बच्चों, अब आपको डायरेक्शन खेलना है। तो देखिए सर्कल के लिए तो डायरेक्शन का रूल आपको पता है ना, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करिए करंट की डायरेक्शन में, थंब देता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पे। तो सेमी सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड्स आ गई है। अब इस वायर के लिए कैसे देखते हैं आप, स्ट्रेट वायर के लिए वायर पे पैदल चलने लगिए, जहां मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है अगर वो पॉइंट लेफ्ट में आ रहा है तो आउटवर्ड, और अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जहां निकालनी है वो पॉइंट आपके राइट में आ रहा है तो रिन रूल के हिसाब से राइट में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन्वर्ट होती है। तो रूल क्या है, वायर पे पैदल चलने लगी है करंट की डायरेक्शन में फेस करते हुए, जहां मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है सी पॉइंट वो आपके लेफ्ट में आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लेफ्ट में आउटवर्ड्स होती है बच्चों। उम्मीद है आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, प्लीज नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है, अब नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने नहीं बताई तो कोई बात नहीं ना, आपको पता है नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तीनों का वेक्टर सम करिए, अब तीनों की डायरेक्शन सेम होने की वजह से तीनों ऐड ऑन हो जाएंगे सिंपली, राइट। नोट कर लीजिए बच्चों। अब देखिए हम कुछ सवाल ऐसे करेंगे जिसमें इनवर्ड आउटवर्ड का खेल खत्म हो जाएगा। अब फिगर 3 डायमेंशन में फैली हुई होंगी, एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड प्लेन में फैली हुई होगी। तो ऐसी फिगर के केस में आपको फिर आई कैप, जे कैप और के कैप में आंसर लिखना पड़ता है। तो वो देखिए क्या है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या हो सकता है एग्जाम्पल के तौर पे, वो ये हो सकता है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, अब बनाते हैं हम अपना एक वायर। चलिए रुकिए, तो ये हो गया है आपका सेमी इनफाइनाइट वायर, इन्फिनिटी से आ रहा है बेचारा, यहां पर एक सेमी सर्कल हो गया। ठीक है, चलिए परफेक्ट है। और ये फिर से जेड एक्सिस के पैरेलल एक और वायर आ गया, अगेन ये जेड एक्सिस के ही पैरेलल है। ठीक है, आपको सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। करंट देखिए, ये आई करंट आ रहा है, आई करंट आया, आई करंट आया, आई करंट गया, वायर बीइंग सेमी इनफाइनाइट। ये सिनेरियो क्या है, डायग्राम समझिए। एक्स वाई प्लेन, ये मेरे बोर्ड का प्लेन है, ब्लैक बोर्ड, ये जेड एक्सिस है और ये वाला वायर भी जेड एक्सिस ऐसे आ रहा है बाहर की तरफ। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहां ना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन खेलना होता है। तो वायर 1 नाम देते हैं इसका, वायर 2 नाम देते हैं और वायर 3 नाम देते हैं। अब याद रखिए यहाँ इनवर्ड और आउटवर्ड का खेल थोड़ा पेचीदा हो जाएगा, आप इनवर्ड नहीं बोल सकते। इनवर्ड मतलब कौन से प्लेन के इनवर्ड, यहाँ तो 3 प्लेन है, एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड। तो अब आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन के इनवर्ड तो वो नेगेटिव जेड एक्सिस होती है और एक्स वाई प्लेन के आउटवर्ड वो पॉजिटिव जेड एक्सिस होती है। तो व्हेन आई से इनवर्ड फॉर एक्स वाई प्लेन तो उसका मुझे लिखना है माइनस के कैप, और जब मैं लिखूंगा एक्स वाई प्लेन के आउटवर्ड तो मुझे लिखना है के कैप, वाई जेड प्लेन के इनवर्ड तो मुझे लिखना है माइनस आई कैप, वाई जेड प्लेन के आउटवर्ड तो मुझे लिखना है आई कैप, एक्स जेड प्लेन के इनवर्ड तो मुझे लिखना है माइनस जे कैप, और एक्स जेड प्लेन के आउटवर्ड तो मुझे लिखना है एनीवेज जे कैप। तो इतनी कहानी हो गई हमारे पास। अब तो अब यहां पर आप पहले 1, 2 और 3 तीनों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड लिख लीजिए, उसके बाद डायरेक्शन खेलेंगे। ठीक है, तो रेडियस यहां पर सर्कल की आप आर मान लीजिए। चलिए, तो पहला सेमी इनफाइनाइट वायर है, बहुत ही शानदार बात है ये, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, परफेक्ट है। सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यही फॉर्मूला होता है। दूसरा है सेमी सर्कल, सेमी सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जो सर्कल होता है ना उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है म्यू नॉट आई बाय 2r, उसका आधा लेना है तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4r। ठीक है, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4r, परफेक्ट है बच्चों। और तीसरा वायर फिर से सेमी इनफाइनाइट है, तो तीसरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r। अब डायरेक्शन खेलिए। सबसे पहले मैं सेमी सर्कल से शुरू करता हूं। रूल ये होता है, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करिए करंट की डायरेक्शन में, थंब देगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पे। कर्ल दी फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल दी फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट बच्चों, थंब दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पे। ठीक है, अब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू दी प्लेन आ रही है, कौन से प्लेन के इनवर्ड, एक्स वाई प्लेन के इनवर्ड। एक्स वाई प्लेन के इनवर्ड नेगेटिव जेड एक्सिस होती है, नेगेटिव जेड एक्सिस का नाम होता है माइनस के कैप, यूनिट वेक्टर होता है नेगेटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग माइनस के कैप। अब यहां देखिए, यहां थोड़ा सा पेचीदा हो गया सिस्टम। अब ये वायर, ये वाला वायर जो है पहला वाला वायर वो ऐसे है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है। अब रूल होता है कि वायर को होल्ड करिए, थंब करंट की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में उंगलियां घूमेंगी वो चारों तरफ फील्ड लाइंस देंगी, है ना। तो ये करंट की डायरेक्शन में अपने वायर को होल्ड किया।
अब उंगलियां ऐसे घूम रही हैं, सी पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर को जा रही हैं, इस अंदर को जा रही हैं। अब एक्स वाई प्लेन के एक्सजेड प्लेन के अंदर, एक्सजेड प्लेन के अंदर क्या होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस, तो ये माइनस जे कैप हो गया। ठीक है, इस वाले वायर के लिए देखिए करंट ऐसे आ रहा है, करंट ऐसे आ रहा है, वायर को होल्ड करिए थंब करंट की डायरेक्शन में, सी पॉइंट से फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं, कौन से प्लेन के अंदर, एक्सजेड प्लेन के अंदर, नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब आप नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लिख दीजिए आई कैप और जे कैप की टर्म्स में, ये आपके हिस्से का काम रहेगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B1 प्लस B2 प्लस B3 होगी। तो उम्मीद है आप समझ गए बच्चों मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दो और क्वेश्चन करेंगे रादर हम इसी टॉपिक पे। एक आसान सा क्वेश्चन, एक थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये क्वाड्रेंट्स बना लेते हैं, क्वार्टर सर्कल्स हैं, बट इनके प्लेन डिफरेंट हैं। 3 क्वार्टर सर्कल रखे हैं बट प्लेन डिफरेंट हैं। ठीक है, चलिए करंट मान लीजिए ऐसे फ्लो कर रहा है, रेडियस आर है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओरिजिन बताना है, और करंट जो है आई फ्लो कर रहा है, लूप है पूरा। 3 क्वार्टर सर्कल्स रखे हुए हैं बट तीनों अलग अलग प्लेन में रखे हुए हैं। ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। तो सुनिए, नाम करिए, नाम लिखिए इसका, पहला वायर 1, दूसरा वायर 2 और तीसरा वायर 3। ठीक है, अब पहले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी देखिए, अगेन दूसरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और फिर से तीसरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। काफी शानदार बात यह है कि अगर आपको क्वार्टर सर्कल बोला है तो क्वार्टर सर्कल के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सर्कल की 1/4 होती है। सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी μ0I/2r होती है। अब उसका अगर आप 1/4 करते हैं तो μ0I/8r हो जाएगा। तो तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, μ0I/8r, μ0I/8r, μ0I/8r। ठीक है, अब सुनिए, अब रूल क्या है, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करिए करंट की डायरेक्शन में, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करिए करंट की डायरेक्शन में, थंब देगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो एक्स वाई प्लेन के बाहर जेड एक्सिस पॉजिटिव यानी के कैप, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करिए करंट की डायरेक्शन में, तो थंब देगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आई कैप। राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करिए करंट की डायरेक्शन में, थंब देगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सजेड प्लेन के बाहर जे कैप। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो आ जाएगी, ये बढ़िया बात ये है कि तीनों में मैग्नीट्यूड सेम है, तो कैलकुलेशंस आसान हो रही है हमारी। μ0I/8r और ब्रैकेट में आ रहा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है बच्चों, तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई μ0I/8r और ब्रैकेट में आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, एक और सवाल करते हैं बच्चों जल्दी से, इस टाइप का लास्ट सवाल होगा, फिर हम बायट-सवार्ट्स लॉ की अगली एप्लीकेशन देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, ये इन तीनों एप्लीकेशंस के बाद हमारा बायट-सवार्ट्स लॉ वाला पार्ट एक बार को फिनिश होता है, फिर वील मूव ऑन टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों। देखिए यहां पर डायग्राम से बहुत कुछ क्लियर होता है। जेड एक्सिस है, ये एक्स वाई प्लेन है और ये वही एक्स वाई प्लेन है, सामने वाला ही, ये सामने वाला ही प्लेन है। ठीक है, ये सामने वाला ही प्लेन है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हो गई। परफेक्ट है बच्चों, हमें क्या करना है, सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। वायर 1 है, वायर 2 है और वायर 3 है। उम्मीद है आप समझ चुके हैं कि यहां पर कौन सी फिगर क्या है और कौन से प्लेन में है। तो ये देखिए, ये सेमी इनफाइनाइट वायर जेड एक्सिस पे है, ये सेमी सर्कल है और ये फिर स्ट्रेट जा रहा है, बट ये एक्स वाई प्लेन में है सामने। ठीक है, चलिए ये सामने ही है। तो सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, फिर आई कैप, जे कैप और के कैप से खेला जाता है। चलिए, तो पहले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई, सेमी इनफाइनाइट वायर μ0I/4πr, सेमी सर्कल की वजह से B2 हो गया
म्यू नॉट आई बाय 4r, और तीसरे वायर की वजह से फिर से क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4πr। भाई सेमी इनफाइनाइट वायर है, सेमी सर्कल है और सेमी इनफाइनाइट वायर है। सेमी इनफाइनाइट, सेमी सर्कल, सेमी इनफाइनाइट, डायरेक्शन डायरेक्शन खेलते हैं। स्ट्रेट वायर को होल्ड करिए थंब करंट की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में उंगलियां घूमेंगी वो चारों तरफ फील्ड लाइंस देगा। तो सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ड है। कौन से प्लेन के इनवर्ड? एक्जेक्ट प्लेन के इनवर्ड। नेगेटिव जे कैप होता है, माइनस जे कैप आ गया। परफेक्ट है बच्चों। सेमी सर्कुलर वायर के लिए देखिए, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करिए करंट की डायरेक्शन में, थंब देगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड, एक्स वाई प्लेन के अंदर माइनस के कैप होता है, माइनस जेड एक्सिस होती है सेमी सर्कल की वजह से। अब यहां आ जाइए, थंब करंट की डायरेक्शन में, सी पॉइंट से फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी या वायर पे भागने लगिए, सी पॉइंट राइट में आएगा तो राइट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ड होती है। इनवर्ड मतलब एक्स वाई प्लेन के इनवर्ड, मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस, मतलब बच्चों माइनस के कैप यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आप समझ गए। नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर B1, B2 और B3 तीनों का वेक्टर सम होने वाली है। नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर B1, B2, B3 का वेक्टर सम होने वाली है बच्चों। तो उम्मीद है आपको समझ आए बच्चों ये क्वेश्चंस। अब हमें करना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। इट इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ बायट-सवार्ट्स लॉ। चलिए तब तक मैं इसे इरेज कर देता हूं, बोर्ड क्लियर कर देते हैं। तो चलिए बच्चों, अगली एप्लीकेशन है हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकलेगी, तो ध्यान दीजिए। डॉटेड लाइन इंडिकेट कर रही है कि फील्ड ये कॉइल का पार्ट पीछे है प्लेन के, सॉलिड इंडिकेट कर रहा है कि ये पार्ट जो है प्लेन के बाहर है। इससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखने में आसानी होगी। मान लीजिए कॉइल में करंट कुछ इस प्रकार से है, सिंपल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। यहां पर कॉइल की रेडियस आप a मान लीजिए। अब कॉइल की एक्सिस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सिस पे, ठीक है। तो देखिए, तो फॉर्मूला होता है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल का। अगर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई होंगे, n म्यू नॉट I a स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे होगी n म्यू नॉट I a स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। डायरेक्शन कैसे पता लगेगी, कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर, ठीक है। तो यहां पर एट द सेंटर या ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल एक ही बात है। राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करिए करंट की डायरेक्शन में, थंब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पे भी देता है और कॉइल की एक्सिस पे भी देता है, ठीक है। अगर आपको सेंटर पे निकालना है यहीं पर केस, तो आप x को 0 पुट कर दीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर क्या आती है, देखिए n म्यू नॉट I a स्क्वायर 2 टाइम्स a स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये आ रहा है आपका n म्यू नॉट I अपॉन 2a। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे प्राप्त हो जाएगी बच्चों हमें, ठीक है। अगर करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होती तो आप समझ जाते क्या होने वाला है। अब सुनिए, अगर हम यहां से देखने पे अगर हमें करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखता है तो याद रखिए ये वाली साइड नॉर्थ पोल होगी, और अगर आप बैक साइड से देखेंगे ना तो ये फिर आपको करंट क्लॉकवाइज दिखाई देगा। तो यहां पर जो है ये वाली साइड फिर साउथ पोल हो जाएगी। तो नॉर्थ से वैसे भी मैग्नेटिक फील्ड अवे ही होती है। तो उम्मीद है बच्चों आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। चलिए अब इस पे 2-4 बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला सवाल, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं
कि एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है ना सर्कुलर कॉइल की, उसका वेरिएशन कैसा होगा डिस्टेंस के साथ। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पे मैक्सिमम होती है और फिर घटती रहती है, ठीक है। चलिए, तो ग्राफ अगर हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस एक्स का, तो ये ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पे B0 मान लीजिए, और उसके बाद ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इधर उधर लेफ्ट साइड या राइट साइड कहीं भी जाते हैं कॉइल से, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अल्टीमेटली घटेगी। एक सवाल ये आ जाता है कि बताइए ना कि कॉइल के सेंटर से कितनी दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जितनी सेंटर पे है उसकी 1/8 हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन होता है मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे मान लीजिए जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है उसकी 1/8 है, तो ऐसा कितनी दूरी पे हो सकता है। क्योंकि ये तो आपको क्लियर हो चुका है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सिस पे घट रही है ना, जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं वैसे वैसे घट रही है। तो वो कह रहे हैं अपनी सेंटर की वैल्यू की 1/8 कितनी दूरी पे हो जाएगी। ठीक है, 1/8 क्यों? क्योंकि एक स्पेसिफिक सी वैल्यू है, आपको काफी काम आएगी। ठीक है, तो देखिए आप, तो एक्सिस का फॉर्मूला लगाइए यहां पर आंसर के अंदर, n म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और 1/8 टाइम्स सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होती है n म्यू नॉट आई बाई 2a। चलिए कुछ कुछ कैंसिल करते हैं हम, यहां से नंबर ऑफ टर्न्स गायब कर दिए, म्यू नॉट आई और आई। ठीक है, 2 से 2 गायब कर दीजिए, तो ये आ जाता है आपका 8a क्यूब। 8a क्यूब आता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, क्यूब रूट ले लीजिए तो आएगा 2a इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का की पावर 1/2, स्क्वायरिंग कर दीजिए तो 4a स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से x की वैल्यू प्लस माइनस √3a आने वाली है बच्चों। तो एक्सिस से √3 टाइम्स ऑफ रेडियस की दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो सेंटर पे होती है उसकी 1/8 हो जाती है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों, एक दो सिंपल सवाल और एक्सिस पे क्या बन सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ कॉइल पे। तो देखिए, एक बहुत सिंपल सवाल है, मान लीजिए कि एक कॉइल आपको दे रखी है कुछ इस तरीके से, और ये भी दे रखी है। ठीक है, इसकी रेडियस a मान लीजिए, इसकी भी रेडियस a मान लीजिए, और कहीं एक्सिस पे कोई पॉइंट है मान लीजिए ओके, ये दूरी a मान लीजिए और ये दूरी 2a मान लीजिए। कह रहे हैं P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो। ऐसे कैसे निकाल देंगे, करंट तो बताओ। ठीक है, ये आपकी करंट की डायरेक्शन है। डॉटेड वाला पार्ट इंडिकेट कर रहा है ये करंट यूं बाहर को आ रहा है और पीछे से अंदर को जा रहा है। यहां पर करंट ये बाहर को आ रहा है और डॉटेड वाले पार्ट बता रहा है कि करंट पीछे को जा रहा है। तो कुछ ऐसा सिनेरियो है सॉलिड और डॉटेड के पीछे। ठीक है, अब हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पे। P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होने वाली है दोनों की वजह से। तो इसका नाम कॉइल 1 कर देते हैं, इसका नाम कॉइल 2 कर देते हैं। कॉइल 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, रूल क्या है, कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब देता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस। नंबर ऑफ टर्न्स है नहीं, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस एक्स की जगह भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दूसरी वाली कॉइल की वजह से देखिए, कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब देता है मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे, तो B2 आ जाएगा। B2 होगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ए स्क्वायर, एक्स कितना है 2a, तो 2a का स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। यहां नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B1 और B2 का रिजल्टेंट हो जाएगी। और आप जानते हैं कि अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री है तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर के हिसाब से नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर होगी। अंडर रूट ऑफ B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंगल बना रही होगी ना B1 के साथ tan थीटा, वो भी निकाल सकते हैं, वो होगा आपका B2/B1। कैलकुलेशन आपके हिस्से में रहेंगी बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों, एक सिनेरियो और देख लीजिए। एक ऐसे ही
आपको एक नई चीज़ बताने के लिए मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ड्राइव करवा रहा हूँ, एक छोटा सा फॉर्मूला करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सिस पे क्या होती है, नंबर ऑफ टर्न्स भूल जाते हैं, चलिए हैं मान लेते हैं n म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। x इक्वल टू a बाई 2 मतलब हाफ ऑफ द रेडियस पे, कॉइल की रेडियस की हाफ डिस्टेंस की दूरी पे एक्सिस से r/2 a/2 की दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी वो निकालते हैं। तो एट x इज इक्वल टू a/2, x इज इक्वल टू a/2 पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ध्यान दीजिए n म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 n म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स, आप एलसीएम ले लीजिए 4a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 5a स्क्वायर बाय 4 की पावर 3/2, ठीक है। अब देखिए क्या है यहां पर, एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड देखिए आप, n म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, n म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ओके, तो 4 की पावर 3/2 हो जाएगा, हमारा ये 2 की पावर 3 8 है ना, ठीक है। तो चलिए अब क्या हो रहा है यहां पर, ये आ रहा है हमारा, ऊपर आ जाएगा 8, ठीक है, नीचे आ जाएगा 2, 5 की पावर 3/2 5√5 और फिर आ रहा है यहां पर a³, ठीक है। काटा पीटी करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, देखिए आगे तो यह आ जाता है n म्यू नॉट आई बाई 2a इंटू 8/5√5, परफेक्ट है बच्चों। तो ये आ जाएगा 8/5√5 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दी सेंटर बच्चों, 8/5√5 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दी सेंटर, परफेक्ट आ रहा है बिल्कुल। अब देखते हैं क्या होने वाला है, तो देखिए अब देखिए एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जो कि है हेल्महोल्ट्ज कॉइल। हेल्महोल्ट्ज कॉइल एनसीईआरटी एडिशनल में बोला गया ऐसा क्वेश्चन शायद, हेल्महोल्ट्ज कॉइल। आप ये बात जानते हैं कि एक आइडियल कैपेसिटर होता है अगर, जिसकी बहुत लार्ज शीट्स होती है, तो दोनों शीट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होती है और सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना काफी आसान काम है, लेकिन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाना बहुत मुश्किल काम है बच्चों, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए एक अरेंजमेंट होता है जिसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज कॉइल। अब वो होता क्या है, वो सिंपल सा अरेंजमेंट है। देखिए हम 2 कॉइल लेते हैं, हमने 2 कॉइल लिए बच्चों, ठीक है। दोनों कॉइल की हम रेडियस सेम मान लेते हैं, लग नहीं रही बट सेम मान लीजिए आप, ठीक है। चलिए थोड़ा छोटा कर देते हैं कॉइल को, दोनों कॉइल की रेडियस स्मॉल ए होती है, परफेक्ट है बच्चों। और दोनों कॉइल्स के बीच की दूरी भी ए होती है। इस अरेंजमेंट को हेल्महोल्ट्ज कॉइल कहा जाता है, ठीक है। रुकिए, इन दोनों के बीच की दूरी भी ए होती है, परफेक्ट है। दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली एक लाइन हो गई, बिल्कुल ठीक। अब P पॉइंट मान लीजिए दोनों का मिड पॉइंट है। अब करंट दोनों कॉइल में कुछ इस प्रकार से फ्लो कर रहा है कि अगर हम P पॉइंट से देखते हैं तो इसमें तो एंटी क्लॉकवाइज करंट है, तो ये नॉर्थ पोल बन रहा है, तो इसकी वजह से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अवे है। और इस वाली कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड जो करंट की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, तो वो साउथ पोल बन रहा है, तो साउथ पोल के टुवर्ड्स है, तो
तो इसका मतलब पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी येलो वाली और ब्लू वाली कॉइल्स की वजह से एड ऑन हो रही होगी। ये अगर नॉर्थ पोल बन रहा है तो इससे अवे होगी, और ये वाली साइड अगर इसकी दो कॉइल है ना, येलो वाली कॉइल की अगर अंदर वाली साइड, ये वाली साइड नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल से अवे, और रेड वाली कॉइल की ये वाली साइड, अंदर वाली साइड अगर साउथ पोल है पी पॉइंट से देखने पे तो उसके टुवर्ड्स, तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एनीवेज एड ऑन हो रही है। और आप जानते हैं कि पी पॉइंट अगर मिड पॉइंट है तो a/2 डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती कितनी है, एक कॉइल की वजह से 8/5√5 b0 है ना। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी ना पी पॉइंट पे, वो येलो वाली और रेड वाली कॉइल दोनों की वजह से ऐड ऑन होगी, और एक की वजह से कितनी होती है 8/5√5 b0 है ना। अब अगर हम b0 पुट करते हैं 16/5√5, हाँ ठीक है, b0 होता है μ0 I/2 टाइम्स रेडियस, तो यह आ जाएगा 8/5√5 μ0 I/a। अगर हम 8/5√5 की वैल्यू पुट करें तो 0.7 के आसपास आती है, 0.72 या 71 μ0 I/a। तो अब क्या होगा, इन दोनों कॉइल्स की वजह से पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ये होगी, प्लस ये याद रखिए कि इन दोनों कॉइल्स के बीच में कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअली में ऑलमोस्ट इतनी ही होगी। इन दोनों कॉइल्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होगी, एक ऑलमोस्ट फिक्स वैल्यू की होगी, और वही होगी जो पी पॉइंट पे है। अगर हम इनका ग्राफ प्लॉट करें तो कैसे बनता है, येलो वाली कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ कुछ ऐसा, रेड वाली कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ कुछ ऐसा, दोनों कॉइल की साथ में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का नेट प्लॉट किया जाए तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो जो अंदर का रीजन है वहां मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होती है, अंदर के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होती है। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज कॉइल बच्चों, ठीक है। ये याद रखिएगा कि पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों कॉइल की एड ऑन हो रही है। अगर दोनों पी पॉइंट से देखने पे दोनों ही नॉर्थ बन रहे होते हैं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पी पॉइंट पे बच्चों फिर 0 हो जाती है, ठीक है। चलिए नोट करिए बच्चों जल्दी से।